नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं माफ करना, तो असल में ऐसा क्या होता है कि दूसरा इंसान शायद हमें माफ कर दे? हाँ, या फिर जैसे कोई कहता है मैं वादा करता हूँ। हाँ, तो अचानक उस पे एक जिम्मेदारी कैसे आ जाती है? ये सिर्फ मुंह से निकली आवाजें तो नहीं है, ये शब्दों से कुछ ज्यादा है। बिल्कुल, ये शब्दों से दुनिया में कुछ करना है। आज हम इसी कमाल की चीज को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जाने माने भाषा दार्शनिक जॉन आर सर्ल के एक बहुत जरूरी लेख व्हाट इज अ स्पीच एक्ट के कुछ हिस्से हैं। हाँ, सर्ल J.L. ऑस्टिन के काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। ऑस्टिन ने पहले ये बताया था कि हम बोलने के साथ साथ काम भी करते हैं। सही। और सर्ल इस गुत्थी को सुलझाते हैं कि आखिर ये होता कैसे है, मतलब कैसे हमारे शब्द सिर्फ मतलब बताने के बजाय एक्शन बन जाते हैं। बिल्कुल, और सर्ल का जवाब बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि भाषा बोलना असल में नियमों के हिसाब से चलने वाला एक खेल है, एक तरह का व्यवहार है। एक खेल? हाँ, एक तरह से। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। ये स्पीच एक्ट्स या बोलने के काम क्या भला हैं, ये काम कैसे करते हैं, और सबसे जरूरी भाषा में इन नियमों का खेल क्या है। तो हमारा मकसद है सर्ल के नजरिए से ये समझना कि शब्दों में इतनी ताकत कहाँ से आती है कि वो कर्म बन जाते हैं। एकदम। तो चलिए इस दिमागी कसरत को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाषा के इस खेल के नियम क्या हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये स्पीच एक्ट या जिसे सर्ल इलोक्यूशनरी एक्ट कहते हैं है क्या चीज। हाँ, देखिए, जब हम कुछ बोलते हैं तो एक साथ कई काम होते हैं। एक तो है सिर्फ मुंह से आवाज निकालना, ध्वनियां पैदा करना। उसे सर्ल अटरेंस एक्ट कहते हैं, है ना? हाँ, और दूसरा है उन आवाजों से शब्द और वाक्य बनाना जिनका कोई मतलब हो, जो किसी चीज बारे में हो। जैसे दरवाजा बंद है, इसे वो प्रपोजिशनल एक्ट कहते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन सर्ल का असली फोकस तीसरे लेवल पर है, जिसे वो इलोक्यूशनरी एक्ट कहते हैं। ये है कुछ कहने में ही किसी काम को अंजाम देना। जैसे वो वादे वाला उदाहरण। बिल्कुल, जैसे आपने शुरू में कहा, मैं वादा करता हूं, कहना सिर्फ भविष्य की जानकारी देना नहीं है। ये खुद वादा करने का काम है, उसी पल वो वादा बन जाता है। अच्छा। इसी तरह किसी से सवाल पूछना, किसी को हुक्म देना, किसी का शुक्रिया अदा करना, माफी मांगना, चेतावनी देना। हाँ, चेतावनी देना, ये सब बोलने के साथ साथ होने वाले काम हैं, इलोक्यूशनरी एक्ट्स हैं। तो मतलब जब हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं कर रहे होते, हम असल में एक्शन ले रहे होते हैं। बिल्कुल। सर्ल तो यहां तक कहते हैं कि भाषा की बुनियादी इकाई कोई शब्द या वाक्य नहीं, बल्कि ये इलोक्यूशनरी एक्ट है। भाषा को समझना है तो इन कामों को समझना होगा। ये सिर्फ ग्रामर या डिक्शनरी की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भाषा के इस्तेमाल की बात है कि हम भाषा से असल में करते क्या हैं। सोचना, सवाल पूछना, वादा करना, ये सब भाषा के जरिए होने वाले एक्शन हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आया कि हम बोलते हुए काम करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है। मतलब मेरे वादा करता हूं कहने भर से मुझ पर वादा निभाने की जिम्मेदारी कैसे आ जाती है। यहाँ सर्ल नियमों की बात करते हैं। हाँ, और ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। हाँ, और यहीं सर्ल एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताते हैं दो तरह के नियमों के बीच। ये फर्क समझना इन स्पीच एक्ट्स को समझने की चाबी है। अच्छा, वो कहते हैं नियम दो तरह के होते हैं, रेगुलेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव। हाँ, रेगुलेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव, ये सुनने में थोड़े भारी शब्द हैं, थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जरूर। देखिए, रेगुलेटिव नियम वो होते हैं जो पहले से चल रही किसी गतिविधि को कंट्रोल या नियंत्रित करते हैं। जैसे सड़क पर गाड़ी चलाने के नियम। गाड़ी चलाना तो नियमों के बना भी हो सकता है ना? पर नियम बताते हैं कि कैसे चलाना है, बाईं चलो, रेड लाइट पर रोको वगैरह। हाँ, ठीक है। या जैसे किसी क्लब का नियम हो कि डिनर के वक्त टाई पहननी होगी। डिनर तो पहले से हो रहा है, नियम बस उसे रेगुलेट कर रहा है। ये नियम अक्सर ऐसा करो या वैसा मत करो जैसे होते हैं। अच्छा, मतलब ये नियम पहले से मौजूद चीजों पर लागू होते हैं। तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूटिव नियम क्या हैं? ये अलग कैसे हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव नियम इससे बिल्कुल अलग हैं। ये सिर्फ गतिविधि को रेगुलेट नहीं करते, बल्कि ये उस गतिविधि को बनाते हैं, उसे संभव करते हैं। इनके बिना वो गतिविधि हो ही नहीं सकती। अच्छा, मतलब नियम ही गतिविधि को बनाते हैं। हाँ, सबसे अच्छा उदाहरण है खेलों के नियम। सोचिए, शतरंज के नियम सिर्फ ये नहीं बताते कि घोड़ा कैसे चलेगा। 2.5 कदम। हाँ, वो तो बताते ही हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर ये नियम ही तय करते हैं कि शय और मात क्या होता है।
नियमों के बिना बोर्ड पर कुछ मोहरों का एक खास तरीके से रखा होना चेकमेट नहीं कहलाएगा, वो बस लकड़ी के टुकड़ों का जमावड़ा होगा। वाह, मतलब नियम ही उस चीज को बना रहे हैं। जैसे क्रिकेट में नियम ही तय करते हैं कि छक्का क्या है या एलबीडब्ल्यू आउट होना क्या है। एकदम सही। बिना नियमों के ये चीजें होंगी ही नहीं। नियमों ने ही इन कामों या स्थितियों को परिभाषित किया है, उनका अस्तित्व बनाया है। जैसे फुटबॉल में गोल। हाँ, फुटबॉल में टचडाउन या गोल का मतलब नियमों से ही आता है। ये नियम अक्सर x का y के संदर्भ में z होना, x काउंट्स एज y इन कॉन्टेक्स्ट c जैसे होते हैं। जैसे बोर्ड पर खास स्थिति x का मतलब चेकमेट, y है शतरंज के खेल c में। तो सर्ल कह रहे हैं कि भाषा बोलना भी शतरंज या क्रिकेट खेलने जैसा है, कि भाषा के नियम भी कॉन्स्टिट्यूटिव हैं। यही सर्ल की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बात है। उनकी सेंट्रल हाइपोथेसिस यही है कि भाषा बोलना मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूटिव नियमों के सिस्टम के हिसाब से काम करना है। मतलब ये कि वादा करना, सवाल पूछना, बयान देना जैसी क्रियाएं इसलिए संभव हैं क्योंकि हमारे समाज और भाषा में ऐसे नियम मौजूद हैं जो इन्हें परिभाषित करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शतरंज के नियम चाल चलन को परिभाषित करते हैं। अच्छा, तो ये नियम ही इन भाषाई कामों को बनाते हैं और उनका मतलब तय करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जब मैं वादा करती हूँ तो मैं सिर्फ शब्द नहीं बोल रही, मैं एक खास तरह के नियम आधारित खेल में एक चाल चल रही हूँ। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ये नियम बताते हैं कि कुछ खास शब्द बोलना खास परिस्थितियों में एक खास तरह का सामाजिक कार्य माना जाएगा, जैसे वादा करना, और उस कार्य के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ेंगी। हाँ, जिम्मेदारियां जो नियमों का ही हिस्सा है। ठीक है, ये नियमों वाली बात दिमाग में रखते हैं। अब एक और चीज सरल बताते हैं कि हम एक ही बात को कई अलग अलग तरीकों से कह सकते हैं और हर बार उसका असर या मतलब अलग होता है। हाँ, वो कहते हैं कि कई अलग अलग इलोक्यूशनरी एक्ट्स में एक ही बुनियादी कंटेंट या प्रोपोजिशन हो सकता है। एक ही कंटेंट मतलब एक ही विचार या स्थिति प्रोपोजिशन को लेकर हम अलग अलग भाषाई काम इलोक्यूशनरी एक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसे सर्ल के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बात हो रही है जॉन का कमरा छोड़ना। अब देखिए इसे कैसे कैसे कहा जा सकता है। जॉन कमरा छोड़ देगा। ये एक बयान है, एक दावा है कि ऐसा होगा। ठीक है, स्टेटमेंट। क्या जॉन कमरा छोड़ देगा? ये एक सवाल है, जानकारी मांगी जा रही है। प्रश्न। जॉन कमरा छोड़ दो। ये एक हुक्म है, जॉन से कुछ करने को कहा जा रहा है। आदेश, कमांड। काश जॉन कमरा छोड़ दे। ये एक इच्छा है जो जाहिर की जा रही है। विश, इच्छा। और पांचवां, जो थोड़ा अजीब है पर सरल ने दिया है, मैं वादा करता हूं कि जॉन कमरा छोड़ देगा। मान लीजिए किसी खास संदर्भ में ये कहा गया। हाँ, ये थोड़ा पेचीदा है पर सिद्धांत समझाने के लिए ठीक है। तो इन सभी वाक्यों में जो मूल विचार है जॉन का कमरा छोड़ना, वो एक ही है। सरली से प्रोपोजिशनल कंटेंट कहते हैं। प्रोपोजिशनल कंटेंट। हाँ, लेकिन हर वाक्य में इस कंटेंट का इस्तेमाल एक अलग काम करने के लिए किया गया है। पहले में बयान दिया, दूसरे में सवाल पूछा, तीसरे में हुक्म दिया, चौथे में इच्छा जताई और पांचवें में वादा किया, अगर संभव हो। तो ये जो अलग अलग काम किए जा रहे हैं उसे सरल इलोक्यूशनरी फोर्स कहते हैं। इलोक्यूशनरी फोर्स। हाँ, तो प्रोपोजिशनल कंटेंट हुआ क्या कहा जा रहा है और इलोक्यूशनरी फोर्स हुआ उसे कहकर क्या किया जा रहा है। बहुत अच्छे से समझाया आपने, बिल्कुल यही। और सर्ल कहते हैं कि हमारी भाषा में ऐसे तरीके होते हैं जिनसे पता चलता है कि वक्ता किस फोर्स के साथ बात कह रहा है। तरीके? कैसे तरीके? इन्हें वो इलोक्यूशनरी फोर्स इंडिकेटिंग डिवाइस कहते हैं। ये क्या हो सकते हैं? शब्दों का क्रम, जैसे सवाल में क्रिया पहले आ जाती है। हाँ। हमारा लहजा, गुस्से वाला, नर्म, आवाज का उतार चढ़ाव। लिखने में क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। बिल्कुल। या फिर खास क्रियापद, जैसे मैं वादा करता हूँ, मैं चेतावनी देता हूँ, मैं पूछता हूँ। ये सब इशारे करते हैं कि बोलने वाला उस कंटेंट के साथ कर क्या रहा है। अच्छा, ये बात समझ आई, पर इससे एक और सवाल उठता है। अगर भाषा नियमों का खेल है तो फिर बोलने वाले के इरादे का क्या, इंटेंशन का क्या, मतलब पूरी तरह नियमों से तय होता है या मेरे मन में क्या है ये भी मायने रखता है? ये बहुत गहरा सवाल है और सर्ल यहाँ एक और दार्शनिक पॉल ग्राइस के काम पर सोचते हैं, लेकिन अपनी अलग राह बनाते हैं। ग्राइस, उनका क्या कहना था?
ग्राइस का मानना था कि किसी बात का मतलब काफी हद तक बोलने वाले के इरादे, इंटेंशन से जुड़ा होता है। यानी आप कुछ कहते हैं और आप चाहते हैं कि सुनने वाला आपके इरादे को पहचाने और उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया दे। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? सर्ल एक मजेदार काल्पनिक उदाहरण देते हैं इसे समझाने के लिए। हाँ, वो सैनिक वाला। हाँ, सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। एक अमेरिकी सैनिक है जिसे इटली के सैनिकों ने पकड़ लिया है। वो इटालियन या जर्मन नहीं बोल सकता। बेचारा। हाँ, पर वो चाहता है कि इटालियन सैनिक उसे जर्मन अफसर समझें, ताकि शायद उसके साथ बेहतर बर्ताव हो। उसे जर्मन भाषा की सिर्फ एक लाइन याद है जो उसने स्कूल में किसी कविता से सीखी थी। कैंस टू दास लैंड वो डी सित्रोनन ब्लूहन। क्या तुम उस देश को जानते हो जहां नींबू खिलते हैं? वो सैनिक पूरी हिम्मत जुटाकर रौबदार आवाज में ये लाइन बोलता है। अब यहां देखिए क्या हो रहा है। सैनिक का इरादा क्या है? वो चाहता है कि इटालियन सैनिक ये सोचें कि मैं एक जर्मन अफसर हूं। हाँ, धोखा देना चाहता है, सही। लेकिन उसके शब्दों का शाब्दिक अर्थ, यानी उन शब्दों का भाषा में पारंपरिक मतलब क्या है, वो है, क्या तुम उस देश को जानते हो जहां नींबू खिलते हैं? दोनों बिल्कुल अलग हैं। एकदम। तो सर्ल क्या कहते हैं इस बारे में? क्या सैनिक का इरादा ही उसका मतलब माना जाएगा? वही तो। सर्ल कहते हैं नहीं, इतना आसान नहीं है। ग्राइस का विश्लेषण यहां अधूरा रह जाता है। हाँ, इरादा बहुत जरूरी है, लेकिन किसी बात का मतलब पूरी तरह बोलने वाले के दिमाग में छुपे इरादे पर निर्भर नहीं कर सकता। तो फिर किस पर करता है? मतलब भाषा के नियमों और परंपराओं, कन्वेंशंस पर भी टिका होता है। वो सैनिक चाहे कुछ भी इरादा रखता हो, उसने जो कहा उसका पारंपरिक मतलब मैं जर्मन अफसर हूं तो कतई नहीं था। तो मतलब ये हुआ कि सफल बातचीत के लिए सिर्फ इरादा होना काफी नहीं है। आपको अपने इरादे को भाषा के स्थापित नियमों के दायरे में रहकर ही व्यक्त करना होगा। हाँ, ताकि दूसरा उसे समझ सके। आप कुछ भी उलझुल बोलकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका गहरा मतलब समझ लिया जाएगा। एकदम सही है। सर्ल कहते हैं कि जब हम सामान्य रूप से भाषा बोलते हैं तो हमारा इरादा यही होता है कि सुनने वाला हमारे शब्दों के पारंपरिक मतलब के जरिए हमारे इरादे को समझे। इसलिए मतलब निकालने में इरादा और परंपरा यानी नियम दोनों का हाथ होता है। आप नियमों को नजरअंदाज करके सिर्फ इरादे के भरोसे नहीं रह सकते। बिल्कुल, भाषा एक सामाजिक चीज है, व्यक्तिगत इरादों का दिमागी खेल नहीं। ये तो बहुत काम की बात है, खासकर आजकल की दुनिया में जहां मिसकम्युनिकेशन इतना आम है। नियमों और परंपराओं का ध्यान रखना कितना जरूरी है। चलिए, अब उस उदाहरण पर वापस आते हैं जो आपने शुरू में दिया था, वादा करना। हाँ, वादा। सर्ल ने इसका बहुत गहराई से विश्लेषण किया है, शायद इन नियमों को और बेहतर समझने के लिए। हाँ, वादा करना, प्रॉमिसिंग, सर्ल के लिए एक आदर्श उदाहरण है, ये दिखाने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूटिव नियम कैसे काम करते हैं। वो सवाल पूछते हैं, किसी बात को सचमुच वादा कहलाने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए? अच्छा, अगर ये शर्तें पूरी ना हों तो वो बात वादा नहीं मानी जाएगी, या कम से कम एक ठीक-ठाक वादा नहीं मानी जाएगी। तो क्या है ये शर्तें? क्या कोई चेकलिस्ट है वादा करने की? हाँ, आप इसे चेकलिस्ट जैसा समझ सकती हैं, लेकिन ये असल में वो नियम है जो वादा करने के काम को परिभाषित करते हैं। सर्ल कई शर्तें बताते हैं जिन्हें हम कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। बताइए। पहली, बुनियादी शर्तें। बोलने वाला S और सुनने वाला H दोनों भाषा समझते हों, होश में हों, मजाक न कर रहे हों, वगैरह। ये तो खैर किसी भी बातचीत के लिए जरूरी है। हाँ, ये तो नॉर्मल है। दूसरी, कंटेंट से जुड़ी शर्तें। वादा हमेशा बोलने वाले S के द्वारा भविष्य में किए जाने वाले किसी काम A के बारे में होता है। आप बीते हुए कल के लिए वादा नहीं कर सकते, या ऐसी चीज का वादा नहीं कर सकते जो आपके बस में ही नहीं है। जैसे मैं वादा करती हूं कल बारिश होगी। हाँ, बिल्कुल। तीसरी, तैयारी की शर्तें, प्रिपरेटरी कंडीशंस। ये शर्तें वादे को सही संदर्भ देती हैं। पहला, सुनने वाला साथ चाहेगा कि आप वो काम करें, और आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि वो चाहेगा। अच्छा। अगर आप किसी को धमकी देने का वादा करें तो वो अजीब होगा। हाँ, वो वादा नहीं होगा, वो धमकी होगी। दूसरा, ये बात साफ नहीं होनी चाहिए कि आप वो काम वैसे भी करने ही वाले थे। रोज सुबह उठने का वादा करना कोई वादा नहीं है, क्योंकि ये तो आप शायद करेंगे ही। हाँ, वादे में कुछ खास बात होनी चाहिए। चौथी, ईमानदारी की शर्त, सिंसियरिटी कंडीशन। बोलने वाले का सच में वो काम करने का इरादा होना चाहिए, अंदर से भी। हाँ, नियत। पांचवी और सबसे जरूरी, आवश्यक शर्त, एसेंशियल कंडीशन। ये शर्त ही वादे को वादा बनाती है।
वो ये है कि उन शब्दों को बोलने का मतलब ही है कि आप उस काम को करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, आप खुद को उस काम के लिए प्रतिबद्ध कर रहे हैं। ये आवश्यक शर्त बहुत महत्वपूर्ण लग रही है, मतलब शब्द बोलने भर से ही आप पर एक सामाजिक जिम्मेदारी आ गई। हाँ, यही कॉन्स्टिट्यूटिव नियम का कमाल है। नियम कहता है कि खास परिस्थितियों में खास शब्दों, जैसे मैं वादा करता हूं, को बोलना ही जिम्मेदारी उठाने के बराबर है। काउंट्स एज अंडरटेकिंग एन ऑब्लिगेशन। पर एक सवाल है, क्या होगा अगर कोई झूठा वादा करे? मतलब वो वादा तो कर रहा है पर उसका इरादा निभाने का नहीं है, क्या वो फिर भी वादा माना जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है और सल इसका जवाब देते हैं। उनके हिसाब से हाँ, झूठा वादा भी एक वादा ही है। सच में? कैसे? क्यों? क्योंकि उसमें बाकी सारी शर्तें, बुनियादी, कंटेंट, तैयारी और सबसे जरूरी आवश्यक शर्त पूरी हो रही हैं। अच्छा। बोलने वाला शब्द बोलकर जिम्मेदारी तो उठा ही रहा है, एसेंशियल कंडीशन पूरी हुई, भले ही उसका अंदरूनी इरादा निभाने का ना हो, सिंसियरिटी कंडीशन पूरी नहीं हुई। ओ, तो ईमानदारी वाली शर्त पूरी न भी हो तब भी वो वादा है। हाँ, इस झूठा वादा करना संभव, लेकिन सल कहते हैं कि ये वादा करने के काम का एक दोषपूर्ण उदाहरण है। जैसे कोई टूटी हुई कुर्सी हो, है तो कुर्सी पर ठीक से काम नहीं कर रही। वाह, ये तो कमाल का विश्लेषण है। तो मतलब इन शर्तों से ही वादा करने के नियम बनते हैं? बिल्कुल, सल इन शर्तों से बाकायदा वादा करने के अर्थगत नियम निकालते हैं। जैसे? नियम 1, वादा सिर्फ भविष्य के काम ए के बारे में करो जो तुम ए करोगे, कंटेंट शर्त से। ठीक है। नियम 2 और 3, वादा तभी करो जब सुनने वाला एच चाहेगा कि तुम ए करो और यह साफ ना हो कि तुम वैसे भी करोगे, तैयारी शर्तों से। ओके। नियम 4, वादा तभी करो जब तुम्हारा इरादा ए करने का हो, ईमानदारी शर्त से, हालांकि इसे तोड़ा जा सकता है। नियम 5, वादा करने का मतलब है ए करने की जिम्मेदारी उठाना, आवश्यक शर्त से। नियम 5। ये नियम मिलकर किसी भाषा में वादा करना क्या होता है इसे परिभाषित करते हैं। तो घूम फिर कर हम वहीं आ गए, भाषा बोलना नियमों का पालन करना है, ये सल का निचोड़ा। हाँ, यही उनकी केंद्रीय परिकल्पना, सेंट्रल हाइपोथेसिस है। भाषा बोलना नियमों से चलने वाला व्यवहार है और ये नियम मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूटिव है, रेगुलेटिव नहीं, कॉन्स्टिट्यूटिव। हाँ, मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूटिव। इलोक्यूशनरी एक्ट्स करना, वादा करना, सवाल पूछना, हुक्म देना, बयान देना, ये सब इन नियमों के सिस्टम के हिसाब से काम करना है। ये सिर्फ सही ग्रामर में शब्द जोड़ना नहीं है। नहीं, बल्कि समाज में स्वीकृत नियमों के ढांचे के अंदर रहकर इरादे के साथ काम करना है। ये नियमों वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये समझाती है कि कैसे हमारे शब्द सिर्फ हवाई बातें नहीं रह जाते, वो रिश्ते बनाते हैं, उम्मीदें जगाते हैं और हाँ, जिम्मेदारियां भी पैदा करते हैं। बिल्कुल। जैसे जब कोई शादी में कहता है मैं तुम्हें पति पत्नी स्वीकार करती हूँ, तो वो सिर्फ अपनी भावना नहीं बता रहा। हाँ, वो एक एक्ट कर रहा है। वो भाषा के नियमों के तहत एक सामाजिक रिश्ता बना रहा है, एक नई हकीकत रच रहा है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। शादी की रस्म भी कॉन्स्टिट्यूटिव नियमों का एक बेहतरीन नमूना है। खास लोग खास जगह पर खास शब्द बोलते हैं और उसका नतीजा होता है कि दो लोग कानूनी और सामाजिक रूप से पति पत्नी मान लिए जाते हैं। शब्दों ने हकीकत बदल दी, नियमों के कारण। हाँ, नियमों के कारण। तो आज हमने जॉन सर्ल के साथ भाषा की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाई। हमने समझा कि कैसे बोलना सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि काम करना भी है, जिसे एलोक्यूशनरी एक्ट कहते हैं। हमने रेगुलेटरी और कॉन्स्टिट्यूटिव नियमों का फर्क जाना और देखा कि भाषा का खेल ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूटिव नियमों पर चलता है। हाँ। हमने ये भी देखा कि कैसे एक ही बात, प्रोपोजिशनल कंटेंट को अलग अलग फोर्स के साथ कहकर अलग अलग काम किए जा सकते हैं। और हमने जाना कि मतलब सिर्फ इरादे से नहीं, बल्कि भाषा के नियमों और परंपराओं से भी बनता है। वादा करने का उदाहरण हमें दिखाता है कि ये सब व्यवहार में कैसे काम करता है। बिल्कुल, सर्ल का काम हमें भाषा की ताकत का एहसास कराता है। सही ने। ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं है, बल्कि ये वो ढांचा है जिससे हमारी सामाजिक दुनिया बनती है। ये नियम, इरादे और परंपराओं का एक जटिल ताना बाना है। हाँ। जिससे हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिम्मेदारियां तय करते हैं और अपनी साझा हकीकत को गढ़ते हैं। हाँ। ये भाषा के दर्शन में एक मील का पत्थर है, सचमुच। और अब जाते जाते सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर सर्ल सही है कि भाषा बोलना नियमों के हिसाब से काम करना है और ये नियम सिर्फ हमारे व्यवहार को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि वादा, शादी,
पैसे, हाँ, सरकार, यहाँ तक कि सरकार जैसी सामाजिक हकीकतों को बनाते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारी पूरी सामाजिक दुनिया जिस तरह से हम उसे जानते हैं काफी हद तक भाषा के इन अदृश्य नियमों का ही नतीजा है? गहरा सवाल है। और अगर ऐसा है तो क्या हम इन नियमों को बदलकर अपनी दुनिया को बदल सकते हैं? सोचिएगा जरूर।